नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन बताया था, संक्षिप्त रूप में बताया था, और मैंने वहां बोला था कि मैं प्रत्येक काल के अलग अलग वीडियो बनाऊंगी और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको दूंगी। तो बच्चों, उसी क्रम में मैं आज आपके सामने रीति काल से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो बनाकर लाई हूं। इसमें मैं संक्षिप्त में रीतिकाल की इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगी जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। बच्चों, रीतिकाल हम यहां से शुरू करते हैं कि रीतिकाल का नामकरण यानी कि रीतिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो बच्चों, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, अलंकृत काल कहते हैं, श्रृंगार काल कहते हैं, रीति युग कहते हैं, रीति या श्रृंगार युग कहते हैं। ओटी में कई बार इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस काल के लिए कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 है और सन में अगर पूछा जाए तो 1643 से 1843 है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सन पूछा जाता है या संवत पूछा जाता है। दूसरी बात, नामकरण में से कोई भी एक नाम लेकर पूछा जाता है। रीतिकाल है क्या बच्चों? रीति का अर्थ होता है एक प्रवृत्ति या एक तरीका या एक लक्षण। रीतिकाल में सन 1643 से 1843 के बीच जो रचनाएं कवियों ने की वो किस प्रकार की? एक धारा में की, मतलब एक प्रवृत्ति को लेकर वो ज्यादातर चले। वो क्या प्रवृत्ति थी? तो देखो बच्चों, इस समय भी राजाओं का ये काल था। राजा अलग अलग राज्यों पर शासन करते थे और जो कवि थे वो उन्हीं राजाओं के आश्रय में रहकर कविता लिखते थे। तो उनकी कविताओं के विषय क्या हुए? फिर राजाओं के आश्रय में रहेंगे भाई, तो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कविताएं लिखेंगे। तो वो ऐसी कविताएं लिखते थे कि जिसमें या तो राजा की प्रशंसा हो या राजा के मनोरंजन का साधन। तो मनोरंजन कैसे होगा? तो वो अक्सर प्रेम से संबंधित कविताएं लिखते थे। तो इस काल में देखो, नाम क्या है इसका? श्रृंगार काल। प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल के काव्य को श्रृंगार काल के नाम से क्यों जाना जाता है? तो उसका उत्तर भी बता रही हूं कि चूंकि इस काल के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और वे राजाओं की प्रशंसा और मनोरंजन के लिए काव्य की रचना करते थे, इसलिए उनके काव्य में मूलतः श्रृंगार वर्णन की प्रधानता रही। यानी कि या तो उन्होंने नायिका के नक्सिक का वर्णन किया, सौंदर्य का वर्णन किया, या नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया, उसमें मिलना भी और विछड़ना भी। तो प्रेम परक रचनाएं लिखी गई और विशेषकर श्रृंगार रस यानी कि नायिका सौंदर्य और मिलन की रचनाएं ज्यादा लिखी। इसीलिए श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया। तो एक प्रश्न आपका यहां तैयार हो गया। दूसरा, कवियों ने राज दरबारों में रहकर राजाओं की प्रशंसा व मनोरंजन के लिए काव्य लिखा, इसलिए इस काल के काव्य को दरबारी काव्य भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है, रीतिकाल के काव्य को दरबारी काव्य क्यों कहा जाता है? तो दरबार को जैसे ही आप देखें, दरबार किसका होता है? राजा का दरबार होता है। तो दरबारी काव्य क्यों कहा गया? क्योंकि कवि राजाओं के आश्रय में, राजाओं के दरबार में रहकर राजाओं की प्रशंसा में गुणगान करते थे और उनके मनोरंजन के लिए काव्य लिखते थे, इसलिए इस काल के काव्य को दरबारी काव्य कहा गया। आगे, रीतिकालीन साहित्य की 3 धाराएं हुई। रीतिकाल की जो प्रवृत्ति है वो 3 धाराओं में विभाजित की गई। रीति सिद्ध, जिन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से रीति काल के अनुसार ही अपनी सारी रचनाएं लिखी, वे रीति सिद्ध कवि कहलाए। और रीति सिद्धि में प्रधान कवि हुए बिहारी। ठीक है। रीति मुक्त, जिन्होंने थोड़ा सा लाइन से हटकर रीति मुक्त काव्य लिखा, वो घनानंद। और रीतिबद्ध, तो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध जितने भी कवि हुए वे दरबारी काव्य लिखे गए। और रीति मुक्त में घनानंद का दरबारी काव्य नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा लीक से हटकर भी अपनी रचनाएं लिखी। तो रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। तो क्वेश्चन आएगा, रीति सिद्ध प्रसिद्ध कवि बिहारी और रीति मुक्त कवि घनानंद। इस काल में वीर रस की भी रचनाएं लिखी गई। ऐसा नहीं है बच्चों को केवल श्रृंगार की रचनाएं हुई, इस काल में कुछ वीर रस की रचनाएं भी लिखी। तो वीर रस का प्रधान कवि हुआ भूषण, जिन्होंने रीति काल में वीर रस की रचनाएं लिखी, जैसे छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज रही। इस काल में मुक्तक काव्य की रचना की गई।
मुक्तक काव्य का अर्थ होता है बेटा जैसे छोटे छोटे काव्य, दोहा छंद में प्रयोग, जैसे बिहारी सतसई में पूरा बिहारी ने दोहा छंद का ही प्रयोग किया है। मुक्तक काव्य एक का पूर्वापर संबंध नहीं होता है, प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है, तो वो मुक्तक काव्य कहलाते हैं। जब मैं काव्य पर वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो इस काल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। तो बच्चों ये जो 4-5 पॉइंट हैं, इसी में पूरा मुख्य रीतिकाल की बातें हैं। क्या श्रृंगार रस की प्रधानता थी, नायिका नक्सिक सौंदर्य का वर्णन था, इसलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा गया। कवियों ने राज दरबार में रहकर रचनाएं की, इसलिए इस काल के काव्य को दरबारी काव्य कहा गया। इस काल के काव्य को 3 धाराओं में बांटा, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध। रीत सिद्ध कवि बिहारी हुए और रीत मुक्त घनानंद हुए। इस काल में वीररस की रचनाएं भी लिखी। काल की प्रमुख भाषा ब्रज रही और इस काल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। तो बच्चों ये मुख्य चीजें थी। अब हम रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों ये विशेषताएं 2 नंबर में पूछी जाएं तो आप ये 4 विशेषताएं छोटी छोटी लिख कर आएंगे तो आपको आसानी से 2 नंबर मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको सरल से सरल करके बता रही हूँ। वैसे अगर आप चाहें, बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इन 4 पॉइंट्स को भी डिटेल में लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 नंबर का प्रश्न है तो इतना लिखने से कोई भी मतलब नहीं होगा। इतना लिखने की बजाय इन्हीं को हम शॉर्ट सार में अपन यहाँ 4 पॉइंट में कर देते हैं। तो रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही? श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। दूसरा, मुक्तक काव्य लिखा गया। इस काव्य में जितने भी कवि हुए उन्होंने ज्यादातर मुक्तक काव्य ही लिखा है। दरबारी काव्य में रचना की गई, यानी कि राज्याश्रय में रहकर कवियों ने रचना की। इस काल के साहित्य को दरबारी काव्य भी कहा गया। ब्रज भाषा की प्रधानता। ये 4 विशेषताएं मैंने यहां पर शॉर्ट में आपको बता दी हैं। प्रमुख कवि बिहारी, बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। यहां एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है? तो ध्यान रखें, गागर में सागर यानी कि थोड़े में बहुत कहने वाला कवि है बिहारी। बिहारी सतसई श्रृंगार रस का सिद्ध कवि, श्रृंगार रस का प्रधान कवि बिहारी। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। भूषण, भूषण की एक रचना है शिवराज भूषण। रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखने वाले कवि हुए भूषण। पद्माकर, पद्माकर के ही नाम से पद्माभरण इनकी रचना है। मतिराम, मतिराम की रचना है मतिराम सतसई। तो बच्चों आपके एग्जाम्स को देखते हुए मैंने रीतिकाल के ऊपर ये शॉर्ट वीडियो संक्षेप में बनाई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इतने में से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपका एक रिवीजन लेती हूं और मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूं। आप उनके उत्तर बताइए और चैट बॉक्स में लिखिए। रीतिकाल को और किन नामों से जाना जाता है? उत्तर आपको पता होगा, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल, रीतियुग। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900 या सन 1643 से 1843 तक। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी बच्चों? श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? दरबारी काव्य के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल में वीर रस का कवि कौन है? भूषण। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी। रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद। रीतिकाल की धाराओं को कितनी भागों में बांटा गया? 3 में, रीति सिद्ध, रीतबद्ध और रीतमुक्त। रीतकालीन काव्य में किस भाषा की प्रमुखता थी? ब्रज भाषा की। रीतकालीन काव्य किस प्रवृत्ति में लिखा गया? इसमें मुक्तक काव्य की रचना अधिकतर की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक बहुत ही सहायता करेगा एग्जाम्स में। आप इस वीडियो को पूरा बार बार देखें और केवल इतना भी यदि आपने याद कर लिया तो रीतिकाल का अगर 4 नंबर का प्रश्न आता है तो आप पूरा ये विशेष जो मैंने पॉइंट बताए हैं आप इतना लिख कर आए। अगर 2 नंबर का प्रश्न विशेषताएं पूछी जाए तो आप ये 4 पॉइंट लिख दें। और यदि प्रमुख कवि पूछे जाए 2 नंबर में कि 2 कवि और उनकी रचनाएं लिखें तो आप ये रचनाएं लिखें और साथ में ही इन सब में से जितने भी ओटी टाइप क्वेश्चन आए आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने छोटे छोटे प्रश्न अभी बनाकर आपको पूछे हैं। तो बच्चों आप अपनी परीक्षा की तैयारी मेरे साथ मिलकर करते रहिए। मेरी वीडियो को आगे मैं भक्ति काल पर भी बनाने वाली हूं। मैं आधुनिक काल के 6 भागों के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूं। तो आप बस मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षा में पास होंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।